हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डी कक्षकों के स्प्लिटिंग की, डी कक्षकों के विपाटन की। कि डी कक्षकों का विपाटन जो है वो अष्टफलकीय क्षेत्र के अंदर कैसे होता है, ठीक है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डी ऑर्बिटल्स जो हमारे पास होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। आप जानते हैं, आप क्लास 11 की बातें हैं। दूसरी बात, डी ऑर्बिटल्स की शेप की अगर हम बात करें कि डी ऑर्बिटल्स की आकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो डी ऑर्बिटल्स की आकृति जो है वो द्विडंबलाकार होती है। इतनी बात तो आप जानते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स की शेप को भी बनाया, जिसको आप देख पा रहे होंगे। हमारे पास जो ऊपर के 3 ऑर्बिटल बने हुए हैं वो आपको अक्षों के मध्य नजर आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ऑर्बिटल बनाना है डी एक्स वाई। टोटल हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम ऐसे बनाते हैं नॉर्मली 5 बॉक्सेज जो बनाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 पेयर होते हैं। एक होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर, और एक के हमारे पास 3 ग्रुप्स जो होते हैं, या 3 ऑर्बिटल्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम एक पे लिखते हैं डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। उन्हीं को मैंने बताया है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि डी ऑर्बिटल बेसिकली कैसे दिखते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। तो डी एक्स वाई अगर मुझे बनाना है तो एक एक्सिस को मैं एक्स बोल दूंगा, एक को बोल दूंगा वाई। ठीक है, तो मैंने कहा ये अक्षों के मध्य होते हैं, तो देखो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल लाई कर रहे हैं। ठीक, मुझे जब डी वाई जेड बनाना है तो मैं एक पे लिख दूंगा वाई और दूसरे पे लिख दूंगा जेड। तो वाई और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में कौन लाई कर रहा है? ऑर्बिटल दोनों, क्योंकि शेप जो है वो द्विडंबलाकार होती है। ऐसे ही मैंने किसको बनाया है? डी एक्स जेड को। नीचे वाले अगर ऑर्बिटल्स की बात करें, जिनको मैंने दोनों को एक साथ बनाया है, इनमें से एक होता है डी जेड स्क्वायर और दूसरा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल जो है वो अक्षों पे लाई करते हैं, देख पा रहे होंगे आप। ये अक्षों पे इनकी लोब्स जो है वो लाई करती है। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये जेड एक्सिस के ऊपर होता है, प्लस इसके अंदर जो नोड जहां पे होता है इसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग पाई जाती है। इसकी शेप जो है थोड़ी सी अलग होती है डी जेड स्क्वायर की। इसके बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होता है, माइनस भी बनाते हैं हम यहाँ पे, लेकिन उतना डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग का है। तो उम्मीद करता हूं कि आप डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर जो हमारे पास अक्षों पर होते हैं, और 3 ऑर्बिटल हमारे पास ऐसे हैं जो अक्षों के बीच में होते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम। जो इस पेयर होता है, जो हमारे पास जो एक जोड़ा बना हुआ है डी जेड स्क्वायर का और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, इन दोनों को तो कहा जाता है ईजी कक्षक। ईजी कक्षक। ठीक है, आगे चलेंगे हम डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। और जो ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल हैं इनको कहा जाता है T2G कक्षक। ठीक है, इनको कहते हैं T2G कक्षक। आपने नाम सुन रखा होगा पहले भी। सीएफटी के अंदर हम जाएंगे तो सीएफटी के अंदर इसको मैं बताऊंगा आपको डिटेल के अंदर, T2G और ईजी के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग की। ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है? ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखें, ऑर्बिटल जो होते हैं डी ऑर्बिटल हमारे पास, इनकी एनर्जी जो है वो नॉर्मल स्टेट में जो है बराबर होती है, ये कहें लगभग बराबर होती है, जब तक धातु जो है वो किसी भी लिगेंड के साथ क्रिया नहीं करता है। उस स्टेट के अंदर तक तो क्या होता है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बराबर रहती है। तो इन डी ऑर्बिटल्स को कहा जाता है समभ्रंश डी कक्षक। ठीक है, तो इनको कैसे बनाते हैं? देखो, हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल होंगे वो साथ ही प्रेजेंट होते हैं। बना देता हूं मैं इनको पांचों को। कैसे रहते हैं? देखो, यहाँ पे रहता है डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, यहाँ पे रहता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक रह गया हमारा इससे पहले डी एक्स जेड, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस वाले को मैं लिख देता हूं डी जेड स्क्वायर। क्लियर? तो इनको कहते हैं हम समभ्रंश डी कक्षक, क्योंकि अभी तक जो है वो लिगेंड यहाँ पे लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया है, तो इनको कहा जाता है समभ्रंश डी कक्षक। समभ्रंश डी कक्षक। समभ्रंश का मतलब होता है लगभग बराबर ऊर्जा कहते हैं, बराबर ऊर्जा वाले। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जब लिगेंड अप्रोच करता है तो मान लीजिए, कैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ पे दिखा दिया लिगेंड हमारे पास आ गए हैं, Ln बोल देता हूँ। नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो फिक्स नहीं, Ln का मतलब है लिगेंड 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे लिगेंड आएगा तो सीएफटी क्या कहती है? सीएफटी कहते हैं कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, तो हम मेटल को तो मानते हैं कैटाइन के रूप में। तो एम पर तो मैं क्या दिखा रहा हूं? मेटल है, मेटल के ऊपर क्या दिखा रहा हूं? प्लस। सीएफटी कहती है मेटल को तो हम मानते हैं एज ए कैटाइन, और लिगेंड जो है उसको हम मानते हैं एनाइन। तो होता क्या है
मेटल के पास जैसे ही लिगेंड आता है तो लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करती है सीएफटी। सीएफटी कहती है लिगेंड एज ए पॉइंट चार्ज वर्क करता है, बिंदु आवेश जिसको हम कहते हैं। तो जैसे ही लिगेंड जो है वो मेटल के पास आएगा, उस केस में मेटल्स के डी ऑर्बिटल की एनर्जी को बढ़ा देता है, क्योंकि मेटल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो और लिगेंड के ऊपर जो चार्ज है, या तो चार्ज होगा लिगेंड के ऊपर, अगर चार्ज नहीं है तो लिगेंड के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन जब होगा तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले से ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखो मैं इसको बनाता हूं, यहां पे हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है वो पहले से ज्यादा एनर्जी में चले जाएंगे, चले गए ज्यादा एनर्जी में, पांचों डी डब्बे ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, इसको आप क्या कह देंगे, ये डी एक्स वाई है, ये डी वाई जेड है, ये डी एक्स जेड है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, डी जेड स्क्वायर। इसको आप बोल सकते हैं एनर्जी का बढ़ता क्रम है। ठीक है, अगर आपको विजिबल है, यस विजिबल है, तो ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है। तो एनर्जी देखो पहले वाले से किस वाले ऑर्बिटल की क्या होगी, ज्यादा, किसकी वजह से हुई, प्रतिकर्षण की वजह से। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, आपको पता है हायर स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं होती है, तो यहां पर ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग होगी, विपाटन होगा। कैसे होगी, देखो स्प्लिटिंग, यहां पे आपके पास तीन डब्बे तो आ जाते हैं नीचे, ये मैंने बनाए हैं तीन डब्बे, यहां पे ये तीन डब्बे तो आ जाते हैं नीचे, और दो डब्बे चले जाते हैं पहले वाले दोनों से ऊपर, ये है हमारे दो डब्बे। अब बात ये आती है कि नीचे कौन से तीन डब्बे आए हैं और ऊपर कौन से दो डब्बे गए हैं। तो आप थोड़ा गैस करिए, मैंने आपको कहा था कि जो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल होते हैं डी जनरेटेड, उनमें से 3 हमारे पास बॉक्स ऐसे होते हैं, या 3 हमारे पास ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिन जो तो अक्षों के बीच में रहते हैं, और जो अक्षों के ऊपर होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। तो लिगेंड जब अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, तो वो अक्षों के ऊपर से अप्रोच करता है, अक्षों के ऊपर से आता, मैं दिखाऊंगा फोटो बना के आपको। तो अक्षों के ऊपर से जब अप्रोच करेगा तो आपको पता है उन्हीं ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्सन करेगा, या उन्हीं ऑर्बिटल्स को ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा जो अक्षों के ऊपर है। तो अक्षों के ऊपर कौन से ऑर्बिटल होते हैं, अक्षों के ऊपर हमारे पास होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो दो बॉक्स ऊपर बने हुए, जिनमें से एक होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा होगा डी जेड स्क्वायर। नीचे कौन से तीन होंगे, नीचे जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे उनमें से एक तो डी एक्स वाई होगा, एक डी वाई जेड होगा, एक डी एक्स जेड होगा। क्लियर। और इनके बीच में जो लाइन में खींच रहा हूं इसको कहा जाता है औसत ऊर्जा स्तर, इसको कहा जाता है औसत ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये हमारे ऑर्बिटल जब हायर स्टेट में चले गए थे तो वहां की एनर्जी फ्री स्प्लिट हो गए, जिनमें से 3 नीचे आ गए हैं और 2 कहां चले गए, ऊपर। नीचे वाले तीनों डब्बों को कहा जाता है T2G और ऊपर वाले 2 डब्बों को कहा जाता है EC। क्लियर। और यहां जो एवरेज एनर्जी लेवल है, इससे लेकर के T2G के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इसको कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 0.4 डेल। ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, डेल का मतलब होता है यहाँ पे विपाटन की ऊर्जा है। ठीक है, और ऊपर वाले Eg और ऊर्जा स्तर जो है हमारा औसत ऊर्जा स्तर जो है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 0.6 डेल ओ। डेल ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये ऊर्जा जो मैंने दिखाई है 0.4 डेल ओ, 0.6 डेल ओ, इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जिसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसका शॉर्ट में प्रचलित नाम है CFSC, स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, अब देखो ये क्रिस्टल को कैसे स्टेबल बनाती है उसको समझो आप। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑर्बिटल या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो है वो हुंड के नियम के अनुसार होती है। हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिनकी ऊर्जा कम होती है। तो ये ऊर्जा का क्रम है, देखो मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये एरो बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहां से T2G से ऊपर Eg की तरफ जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है, तो कम कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, T2G की। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरे जाएंगे, T2G के अंदर। तो पहले तीनों इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर आ गए। अगर आपके पास चौथा इलेक्ट्रॉन है, तब आप जो है वो, अगर केस बनता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड का और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का, तो उस स्थिति में आपको इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाना है या नहीं करवाना, वो तो डिपेंड करेगा लिगेंड पे।
लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे आप हुंड के अकॉर्डिंग? उन कक्षकों में भरेंगे जिनके अंदर आपके पास या जिसकी ऊर्जा पहले आपके पास कम है। ठीक है, वो पेयरिंग का केस अलग होता है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, कब युग्मन करवाते हैं कब नहीं करवाते हैं, वो सारी बातें अलग की है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन समझाना है उस केस में आपको एक बात याद रखनी है कि T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे क्योंकि T2G की ऊर्जा Eg से कम होती है। क्लियर इतनी बात? अब देखो यहां पर हमें समझना है कि कैसे डी ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास स्प्लिट करते हैं, कैसे लिगेंड मेटल के ऊपर अप्रोच करता है, तो उसको मैं डायग्राम की हेल्प से यहां पे समझाऊंगा। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग होती है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होता है डी ऑर्बिटल्स का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करता है या मेटल को अप्रोच करता है लिगेंड अक्षों के ऊपर से। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कैसे मेटल रहता है। तो मेटल को मैंने कहा था हम मानते हैं धनावेश के रूप में, यहाँ पे मेटल और इसके ऊपर मैंने दिखा दिया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मेटल एज ए कैटाइन रहता है और लिगेंड एज ए एनाइन रहता है। क्लियर? तो ये मेटल है, इसके चारों तरफ हमारे को लेके आने 6 लिगेंड। तो देखो कैसे बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट लिगेंड है, इसको मैंने कह दिया है सेकंड लिगेंड, इसको मैं कहता हूँ थर्ड लिगेंड और यहाँ पर रहने वाला है फोर्थ। क्लियर? अब देखो ये हमारे पास लिगेंड अप्रोच करेगा कहाँ? इसकी तरफ, ये यहाँ पे अप्रोच करेगा, ये वाला लिगेंड भी इसकी तरफ अप्रोच करेगा और ये वाला लिगेंड इसकी तरफ। ठीक है, बनाने का तरीका क्या होगा? देखो आप इन चारों लिगेंड्स को आपस में मिला दीजिए। ये चारों लिगेंड जो है वो आपस में मिला दिए हमने। ठीक है, धीरे धीरे वन बाय वन सारी बातें हम समझेंगे। ये 4 लिगेंड, तो अब आपको मैं कह सकता हूं कि ये जो मेटल के ऊपर 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ये चारों आपको एक तल में नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको कोऑर्डिनेट बोर्ड दिखा भी सकते हैं ऐसे कि ये कोऑर्डिनेट बोर्ड है, क्योंकि आपको पता है लिगेंड और मेटल के बीच में क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बोर्ड। नहीं भी दिखाएंगे तो कोई इशू नहीं। क्लियर? पांचवा जो लिगेंड होता है उसको मैं दिखाता हूं, उसको हम अलग कलर के पेन से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि बढ़िया विजिबिलिटी हो। ये हमारा 5th लिगेंड है और यहां ऊपर मैं दिखा देता हूं 6th लिगेंड को। ये बना 6th लिगेंड। ठीक है, अब देखो कैसे हमें पता लगेगा अक्षों का। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमारे पास जो लिगेंड होता है, लिगेंड को कैसे बाइंड करते हैं हम, तो लिगेंड जो है हमारे पास जो ऊपर से आ रहा है उसको आप बाइंड कर दीजिए इसके साथ, इस वाले लिगेंड से बाइंड कर दीजिए 2। इसके बाद देखो कहां से करेंगे, इसको करेंगे हम थर्ड के साथ, ये थर्ड लिगेंड है, और इसको बाइंड करेंगे आप 4th लिगेंड के साथ। क्लियर? इसके साथ ये वाला लिगेंड जो है नीचे वाला, इसको भी आप किससे करेंगे? चारों लिगेंड से बाइंड कर देंगे। फर्स्ट, ये सेकंड जो दोनों नियरेस्ट होते हैं, इसके बाद करेंगे थर्ड से बाइंड, और इसके बाद हम बाइंड कर देंगे इसको चौथे लिगेंड के साथ। ये हमारे पास चौथा लिगेंड है, इसको बाइंड करेंगे आप कुछ ऐसे। ये आया लिगेंड नंबर 4। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, हमें बनानी है अक्ष। तो मैं देखो कैसे अक्ष बनाता हूं। ये वाली जो अक्ष है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैं कह देता हूं ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस गई। ठीक है, देखो ये मैंने लाइन बाहर की तरफ निकाल दी इधर से, इसको तो मैंने क्या कह दिया, ये है एक्स एक्सिस, इस पे मैंने लिख दिया है एक्स। क्लियर है? अब दूसरी एक्स हमें दिखानी है वाई एक्सिस। तो देखो कहां से दिखाऊंगा, ये वाली हमारी वाई एक्सिस है जो 2 लिगेंडों को कवर कर रही है, मेटल के बीचों बीच जा रही है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। क्लियर है? और ये हमारी रहने वाली है जेड एक्सिस, ये हमारी रहने वाली है जेड एक्सिस। इसके बीच में से यहां पे हम क्या रखेंगे? जेड एक्सिस। क्लियर है? तो होता क्या है, आपके पास जो लिगेंड आते हैं वो अक्षों के अलोंग आते हैं, अक्षों के ऊपर आते हैं। तो अक्षों पे जो 2 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी स्प्लिटिंग कर देते हैं। हो सकता है थोड़ा सा फोटो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे मेटल के ऊपर 4 लिगेंड आपको एज ए स्क्वायर बनाने हैं, एक ऊपर से लाना है लिगेंड और दूसरा लाना है नीचे से। इसको आप नोटबुक की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। ये हमारे पास बुक है, तो देखो यहाँ पे बीच में मेटल है, उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होगा। यहाँ पे मैं बनाता हूं इसको, ये हमारे पास इस बुक के बिल्कुल बीचों बीच कौन है? मेटल है। क्लियर? इसके इस वाले कोने पे फर्स्ट लिगेंड है, यहां मैं दिखाता हूं, ये फर्स्ट लिगेंड है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड लिगेंड है, ये सेकंड लिगेंड हमारा, ये हमारा थर्ड लिगेंड है यहाँ पे। क्लियर? और ये हमारा बन रहा है 4th लिगेंड। दिख रहा आपको? तो मेटल को सेंटर में रखा है, 4 लिगेंड कहाँ? एक तल में है। अब देखो मैं इसको घुमाता हूं बुक को, दिख रहा आपको मेटल बीच में और 4 लिगेंड, ये घुमाया मैंने, मेटल अब कहाँ है? बिल्कुल बीच में है। ठीक है, 4 लिगेंड कहां से आ रहे हैं? 1
2 पीछे वाले से, 3 इस वाले पीछे वाले से और 4। 5 वाली लिगेंड कहां से आ रहा है? ऊपर से। और छठा लिगेंड कहां से आ रहा है? नीचे से। ठीक है, तो एक तो स्क्वायर बना हुआ मेटल के चारों तरफ, फिफ्थ लिगेंड ऊपर से आया और सिक्स लिगेंड नीचे से। तो ये हमारे पास होता है अष्टफलकीय संकुलों के अंदर लिगेंड जो है वो कैसे अप्रोच करते हैं और डी ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे स्प्लिट करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चतुष्फलकीय जो क्षेत्र होता है हमारे पास, उसमें लिगेंड्स जो होते हैं वो कैसे ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो है वो चतुष्फलकीय क्षेत्र में कैसे स्प्लिट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।